हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एकदम पूरा महासंग्राम वीडियो, ठीक है। जिस पे आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज हम लोग इंपॉर्टेंट जितने बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आज की वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। और इनसे आपको कम से कम पेपर में 20 से 25 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको पता है फिजिक्स के पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है। तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में फंसने के चांसेज है, उनको आज की वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को यार हमने प्रीवियस ईयर से लिया है, जो कि आपके पिछले वर्षों में 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछे गए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार आपको एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो बस यार इतना कहना चाहेंगे, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे आपको भी नोट करते चलना है और अपने आप से आंसर भी देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बस यार आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की चांसेज है। तो चलो शुरू करते हैं। और ये जान लेना 20 से 25 नंबर पक्का होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी छूट गया और एग्जाम में आ गया तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप जो अपने पहला क्वेश्चन लिया देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 2018, 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2018, 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप खुद पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को और खुद कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे, ठीक है। एक बार देखो इसको। आपसे कहा गया एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 9/2 ओम, 24 ओम, तीसरा ऑप्शन 12 ओम, चौथा ऑप्शन 16/3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व करो और हम तो करा ही रहे इधर, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा। सिंपल आपसे क्या कहा गया, एक 24 ओम का प्रतिरोध, और ये जान लो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व होंगे। आपसे कहा गया एक 24 ओम प्रतिरोध वाला तार है, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक तार है जिसका प्रतिरोध 24 ओम है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। अब एक चीज पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो आपको बताएं। यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सारी भुजाएं जो होती सेम होती, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में भैया सभी भुजाएं जो होती सेम होती हैं, ठीक है। अगर मैथ वाले हो तो आपको पता होगा, नहीं समझ लो ये चीज़, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती है और बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये तीनों कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज की बात होती है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु का मतलब ये समान बाहु अर्थात समान भुजाएं, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल होता है। हमें समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। आप देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, ये 24 ओम प्रतिरोध वाला तार है, इसे एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समबाहु का मतलब तो हमने आपको समझाया, समबाहु का ये मतलब होता है जिसमें समान भुजाएं हो, अर्थात अगर 24 ओम है, इसको तीनों में बराबर देखो कहा गया, तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। जब समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा है आपने, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम होती। तो अगर 24 ओम प्रतिरोध का तार है, उसे आपने 3 इस टाइप से मोड़ दिया, तो अब जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पहले वाले पे आपका कितना आ जाए, बराबर बराबर बटेगा, इसलिए कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब बराबर बराबर बटेगा, समान बाहु होंगी अर्थात समान भुजाएं होंगी। तो 24 ओम के अगर 3 हिस्से करें तो 8-8 ओम के हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंपल यहाँ पे कितना ओम आ जाएगा, 8 ओम का प्रतिरोध। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 ओम का, और यहाँ पे कितना ओम आ जाएगा, 8 ओम का, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो, बस यही चित्र समझना था। अगर समबाहु त्रिभुज कहा गया तो उसका मतलब सारी भुजाएं सेम होंगी। अगर 24 ओम प्रतिरोध का तार है, उससे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो 8-8 ओम प्रतिरोध तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, तीनों भुजाओं पे। आप बात करें इसके, अगर भुजा को नाम दे दे तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। एक 24 ओम प्रतिरोध का तार था, उसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया। अब आपसे कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं या किन्हीं दो किनारों के बीच
बीच क्या करो, प्रतिरोध ज्ञात करो किन्हीं दो किनारों के बीच। ये किनारे हैं, पहला किनारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो किन्हीं दो किनारों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। आप तो ज्ञात कर लोगे, देखो कैसे। मान लो आपको यहाँ पे इन दो किनारों के बीच में ज्ञात करना, मान लो किसी भी दो किनारों के बीच आप ज्ञात कर सकते हो। तो BC के बीच में अगर आपको ज्ञात करना है तो BC को आप इस टाइप से पकड़े रहो, इससे कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। ध्यान समझो, अगर BC के बीच में प्रतिरोध निकालना है तो आपको BC से भी कोई मतलब नहीं रखना। आपको देखो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध को देखना है। देखो ये प्रतिरोध तो इसी टाइप से BC के बीच निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखो। आप देखो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो ये एक प्रतिरोध है, फिर लाइन से ये एक प्रतिरोध है, तो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ देना। 8 ओम व 8 ओम प्रतिरोध कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, अगर समझ गए तो आप खुद जल्दी से लगा लोगे, ठीक है। इसलिए समझा देना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत कर लो, ठीक है। देख सकते हो 2018, 19 और 22 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो 8 ओम और 8 ओम प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R = R1 + R2, ठीक है। R1 अगर ये 8 ओम हो जाए और R2 ये वाला 8 ओम हो जाए तो यहाँ से 8 + 8 मिला के 16 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगी, R की वैल्यू 16 ओम। तो इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या आया आपका 16 ओम। आप जब ये दोनों ओम, ये दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़ गए तो आप किस टाइप से आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ओम, और ये BC वाला ये है इधर, ये 8 ओम। अब ये दोनों जो हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो सिंपल ये वाला 8 ओम और ये वाला 16 ओम, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा, 16 ओम आया। अब ये 16 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में हो जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं 16 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में, 8 ओम समांतर क्रम में, ठीक है। जब दोनों समांतर क्रम में भैया हो जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना। इसे अगर देखो R तो पहले निकाल ली, इसे R' मान सकते हो, ठीक है। तो R' जो आएगा इस BC के बीच में प्रतिरोध आ जाएगा, इसका मान निकालो। R' का मान जो आएगा वही BC के बीच प्रतिरोध होगा, या इस समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच में प्रतिरोध होगा। तो सिंपल R1 की वैल्यू मान लो, अगर जैसे देखो 16 ओम और 8 ओम के बीच निकाल लें, इसे R1 मान लो, इसे मान लो R2। तो 16 आपका R1 की जगह रख देते हैं 1/16 प्लस R2 की जगह 1/8, ठीक है। तो 1/16 प्लस 1/8 हो गया, यहाँ सॉल्व कर देते 1/16 प्लस 1/8। सिंपल कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 का 16 में भाग जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 का 1 प्लस 8 8 है, 8 का भाग 2 16 में, 8 दूना 16, 2 का 1 से गुणा कर दो 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/16। और ये किसकी वैल्यू है, 1/R' की, ठीक है। ये 1/R' की वैल्यू है। अब हमें निकालना R' का मान, तो यहाँ से R' आ जाएगा 16/3 ओम, ठीक है। उल्टा कर दिया, R' आ गया 16/3 ओम। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 16/3 ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको एकदम फील होना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे करते हैं, आप खुद सोचो, आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। तो आपको खुद पता चलेगा। इसी टाइप के जितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल समझ गए थे। 24 ओम प्रतिरोध का तार था, उसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, अर्थात तीनों पे बराबर बराबर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, 8 ओम 8 ओम 8 ओम। आप कह रहा है किन्हीं दो किनारों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो, यही कहा गया ना, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करो। तो हमने पहले इन दोनों किनारों के बीच निकाला है, ये वाला जो आया ये BC के बीच आया, ठीक है। आप लिख भी सकते हो BC के बीच, ठीक है। ये किसके बीच आया प्रतिरोध, BC के बीच, ठीक है। और यहाँ पे पहले 8 ओम 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा, जब ये श्रेणी में जुड़ जाए तो समांतर में 16 ओम, ये जो इसका आया श्रेणी में जोड़ने के बाद 16 और ये 8 हो जाएगा समांतर में, तो यहाँ से आ जाएगा 16/3 ओम, यही प्रभावी प्रतिरोध होगा। देख सकते हो कितना खतरनाक क्वेश्चन था, छोटा सा था, 1 नंबर मिलेगा, लेकिन देख लो क्वेश्चन। अगर आपको लगाना पता है तो आप तुरंत लगा के चले आओगे, ठीक है। तो आने के पूरे चांसेज है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो नोट करो इसे, ठीक है। आप देखो, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो देखते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ जान लो, आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा, फिजिक्स के पेपर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो, किसी ना किसी चीज़ का मात्रक जरूर आपसे ऑब्जेक्टिव पे पूछा जाएगा, चाहे वो वैद्युत विभव का हो, वैद्युत क्षेत्र का हो, आपका वैद्युत क्षेत्र का हो, या विद्युत फ्लक्स का हो, चुंबकीय क्षेत्र का हो, ये मात्रक हर साल आते हैं। तो आपको जितने भी सूत्र हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, कार्य,
इन सब के मात्रक जरूर याद कर लो, क्योंकि मात्रक आता है। देख सकते हो ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखना। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बताओ। देख सकते हो पहला ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन न्यूटन पर कूलाम, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो एक चीज जान लो, जो आपका एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात करें तो आप एक चीज याद रखो, आपको ये मान तो याद होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये सबको याद है ना। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मान सबको याद होगा, ठीक है। जब कूलाम का नियम कराया जाता है तो इस पर आपको बताया गया था, ठीक है, कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ नीचे है और मात्रक ऊपर है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट की केवल वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की केवल वैल्यू निकालेंगे तो ये मात्रक उल्टा हो जाता है। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और अगर इसे उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का हमेशा मात्रक याद रखना क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक है, हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला नंबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और निकालने का बता भी दिया, ये तो मान सबको याद होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स आपका φE होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताओ इस φE का विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का भी मात्रक याद कर लो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। तो एकदम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वोल्ट मीटर। इतना जान लो, एक न एक अगर मात्रक ना पूछा जाए तो आप कहना हमसे, ठीक है, एक मात्रक आएगा जरूर, ये याद रख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक बताओ, ठीक है। तो विद्युत विभव का अगर सूत्र पता है तो मात्रक निकाल लोगे। V = होता है W/Q, ठीक है। यह फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप मात्रक निकाल लोगे। V क्या है, V क्या है, विद्युत विभव, इसे कहते हैं वोल्ट, ठीक है। V है विद्युत विभव, लेकिन यहाँ पे वोल्ट पे कोई मात्रक नहीं दिया गया। अगर वोल्ट होता तो आप सिंपल लिख देते विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन वोल्ट पे नहीं दिया गया तो सिंपल आपको V = W/Q दिया गया, जहाँ W होता है कार्य, जिसका मात्रक होता है जूल, और बट्टे में Q क्या होता है, आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बट्टा कूलाम या जूल प्रति कूलाम। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। इस टाइप से देखो फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं, मतलब मात्रक, देखो मात्रक कोई रटे नहीं जाते, मात्रक आपको इस टाइप से याद करना है। अगर सूत्र पता है तो आप किसी भी चीज़ का मात्रक निकाल सकते हो। जैसे मैं विभव का पता था V = W/Q, तो W है कार्य का मात्रक जूल, और आवेश है Q, इसका मात्रक कूलाम। अगर इसी टाइप से हम आपसे कह दें वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ, वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का अगर मात्रक कह दे तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = F/Q। ये होता है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, E = F/Q, जहां E वैद्युत क्षेत्र, F बल है और Q आवेश है, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र के मात्रक आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला याद रखोगे, E = F/Q, जहां F का मात्रक होता है न्यूटन और बटे में Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल आपको याद करना है, बस कुछ नहीं करना यार, आपको फॉर्मूला याद कर लेना, E = F/Q, जहां F बल है, Q आवेश है, तो F बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इस टाइप से ये जान लो, एक ना एक मात्रक आएगा जरूर, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो ये लिख रखे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, ठीक है। क्वेश्चन 6 है कि दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया आपसे, दिए गए चित्र, ये आपको एक चित्र दिया गया, दिए गए चित्र के
चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें धाराएं दर्शाई गई हैं। यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा बह रही है, इधर से 2 एम्पियर की धारा बह रही है, इधर जाओगे इधर 1 एम्पियर, इधर जाओगे 1.3 एम्पियर और ये है I एम्पियर। आपको इस I एम्पियर का मान बताना है। 4 ऑप्शन है, 1.7 एम्पियर, 3.7 एम्पियर, 1.3 एम्पियर और 1.0 एम्पियर। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसका मान? एकदम आसान है। ठीक है, अगर आप समझ गए और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से एग्जाम में लगा लोगे, है एकदम आसान। ठीक है, चित्र से डरना नहीं है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर से आ रही है 4 एम्पियर की धारा, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से आ रही 4 एम्पियर की धारा और यहाँ से जा रही 2 एम्पियर की। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से आई 4 एम्पियर की धारा, यहाँ से गई 2 एम्पियर की। तो जब इधर से 4 आ रही, इधर से 2 आ रही, तो यहाँ पे जानते हो कितनी हो जाएगी? बताओ, देखो जिसको बताओ। देखो इधर से 4 आई, इधर से 2 आई, तो इधर कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर। कितनी हो जाएगी भैया? 6 एम्पियर। ठीक है, सिंपल। देखो इधर से 4 एम्पियर आई, इधर से 2 एम्पियर आई, तो इधर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर। ठीक है, आप देखो अगर 6 एम्पियर धारा यहाँ से आगे जाए और यहाँ पे चली जाए 1 एम्पियर, मान लो अगर 6 से 1 एम्पियर इधर चली जाए तो कितनी बचेगी? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर धारा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 6 एम्पियर यहाँ से आई थी, अब 1 एम्पियर धारा चली गई ऊपर, तो इधर यहाँ पे इस रास्ते पे कितनी बची? 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर धारा यहाँ से आ रही, 5 में से 1.3 इधर चली गई, तो यहाँ कितनी बचेगी? यहाँ कितनी बचेगी? 5 माइनस 1.3, और इसे माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.7 एम्पियर, और यही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे निकाला, जल्दी नहीं है कोई, आपको समझना है पूरा। ठीक है, ध्यान से समझो। इधर आपने देखा था 4 एम्पियर धारा आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 2 आ रही थी, तो जब 4 और 2 किसी रास्ते से आ रही, तो जब एक रास्ता हो जाएगा तो धारा जुड़ जाएंगी। इधर से 4 आ रही, इधर से 2 आ रही, यहाँ पे 6 हो जाएगी। आप 6 एम्पियर आगे गई इस रास्ते से, यहाँ से देखो। ठीक है, आप जब 6 यहाँ तक आई, फिर 1 एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना? 5 एम्पियर, तो हमने 5 एम्पियर यहाँ पे इस रास्ते पे लिख दिया। ठीक है, आप 5 एम्पियर में मान लो 1.3 इधर चली गई, तो यहाँ कितनी बचेगी? 5 से 1.3 हटा दो, जितना आएगा वही यहाँ पे I का मान हो जाएगा 3.7 एम्पियर। ठीक है आसान। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा, 3.7 एम्पियर। ठीक है, ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2018, 19, 22 और 23। ठीक है, इतने सालों पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, हल्के में न लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप देखो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। और एक चीज जान लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं, पहला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, 2 मात्रक होते हैं, दोनों याद कर लो। कहीं ऑप्शन पे आपको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दे दिया गया तो इसलिए दोनों याद कर लो। पहला कौन सा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मात्रक आपको चुंबकीय क्षेत्र के याद कर लेने। ठीक है, क्योंकि मात्रक जरूर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे मात्रक तो आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है, 1/में μ0 ε0 का मात्रक बताओ। ये तो भैया लिख के रख लो, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1/में √μ0 ε0 का मात्रक बताओ। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, अगर आप समझ गए तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला कैसे समझोगे? देखो एक चीज़ याद रखना है, बस क्या चीज़ याद रखना है आपको? इसका मान देखो, ये जो 1/में √μ0 ε0 है, इसका मान होता है C के इक्वल। ठीक है, ये सूत्र बस याद रखो तो आप मात्रक इसका जान जाओगे। ध्यान समझो, 1/में √μ0 ε0 किसके बराबर होता है? C के। C क्या है? C है प्रकाश की चाल। ठीक है, ध्यान समझो, C है प्रकाश की चाल। तो 1/में √μ0 ε0 का मान होता है C के बराबर, जहाँ C प्रकाश की चाल है, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल का मान, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब 1/में √μ0 ε0 C के बराबर है और C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अगर C का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो तुरंत आपको ऑप्शन लगा देना मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसलिए कह रहा है ट्रिक से याद किया जाता है। ठीक है, सिंपल ये याद रख लो, 1/में √μ0 ε0 इक्वल टू होता है C के, और C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, अगर C का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, तो 1/में √μ0 ε0 का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन टिक कर लेना। तो देखो जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उनको तो देख लिया, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल बता दे जो कि प्रीवियस ईयर पे 3-3, 4-4 बार पूछे गए, तो इनको आप नोट कर लो। और एक चीज़ याद रखना,
मात्रक तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। और यार अगर चैनल पे न हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो वीडियो को, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो आप भाई हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। और न्यूमेरिकल्स जितने भी कराएंगे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पे पूछे गए, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक को आप लोग भी सॉल्व करते चलो, कॉपी पे ले लो, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। आपसे कहा गया एक संधारित्र है जो कि आपका 10 पिकोफैरेड के संधारित्र है जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, आपसे कह रहा संचित ऊर्जा का मान बताओ, ठीक है। तो जो आपको दिया पहले वो नोट कर लो। आपको ये 10 पिकोफैरेड का संधारित्र दिया गया है, तो जो पिकोफैरेड, एक चीज जान लो, धारिता का मात्रक होता है फैरेड, चाहे माइक्रोफैरेड हो या पिकोफैरेड हो। तो ये आपकी सी क्या दी गई है, धारिता दी गई, तो सी का मान हो जाएगा 10 पिकोफैरेड, ठीक है। सिंपल जो दिया वो लिख लो, सी का मान क्या हो जाएगा 10 पिकोफैरेड, सी है आपकी धारिता, ठीक है। और यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो वी का मान हो जाएगा 50 वोल्ट, वी का मान भैया कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। अब आपसे कह रहा संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो यू का मान आपको निकालना है, संचित ऊर्जा यू का मान, ठीक है। जिसको फॉर्मूला पता है वो तुरंत निकाल लेगा और जिसको नहीं पता वो आपका दिमाग लगाता रह जाएगा। तो आपको फॉर्मूले सारे याद कर लेने। देखो आपका सी संधारित्र की धारिता है, वी है आपका विभवांतर, तो आपको सिंपल यू बराबर फॉर्मूला लगा देना 1/2 CV², और यहाँ पे सी की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू रखो और यू का मान निकाल लो, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो इसलिए कह रहे हैं। तो यू = 1/2 CV²। और एक चीज यहाँ पे और करना पड़ेगा, ये देखो पिकोफैरेड पे वैल्यू है, इसे फैरेड पे बदलना पड़ेगा। तो 1 पिकोफैरेड बराबर, देखो यहाँ पे याद कर लो, 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 1 × 10⁻12 फैरेड, और 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 1 × 10⁻6 फैरेड, ठीक है। 1 पिकोफैरेड होता है 1 × 10⁻12 फैरेड और 1 माइक्रोफैरेड होता है 1 × 10⁻6 फैरेड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पिकोफैरेड है, तो 1 पिकोफैरेड अगर 1 × 10⁻12 होता है तो 10 पिकोफैरेड क्या हो जाएगा 10 × 10⁻12। ध्यान से समझ लो, 1 पिकोफैरेड 1 × 10⁻12 अर्थात 10 पिकोफैरेड 10 × 10⁻12। तो सिंपल 10 × 10⁻12 फैरेड, ठीक है। ये समझ लो, या एक चीज़ याद रख लो कि जब आपका पिकोफैरेड में हो उसे फैरेड में बदलना हो तो 10⁻12 का गुणा करते, जैसे 10 था तो इस पर 10⁻12 गुणा कर दिया, फैरेड में बन गया। अगर माइक्रोफैरेड हो उसे फैरेड में बदलना हो तो 10⁻6 का गुणा कर देना, ठीक है। बस इतना करना है। तो आप देखो, आप ये वैल्यू रख दो, ठीक है। ये रखते तो क्वेश्चन का आंसर गलत आता, आपको फैरेड में वैल्यू रखनी ये वाली। तो सिंपल यहाँ से रख देते, देखो U = 1/2 सी का है भैया, ये आ गया 10 × 10⁻12 और इंटू वी का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर कर दो, 50 के स्क्वायर, U = 1/2 इंटू यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10⁻12 तो 10⁻11 हो जाएगा, और इंटू में 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, तो 2500 कर दो सिंपल, ठीक है। 2500 हो गया। आप देखो यहाँ पे क्या करते, सॉल्व करते, देखो यहाँ पे सॉल्व करते सिंपल, तो U = 1/2, U = 1/2 इंटू यहाँ पे 25 है, 25 केवल रख लो, और इसके जो 2 जीरो है ध्यान से देखना, 1/2 ये आ गया, 25 ये आ गया, इसके जो 2 जीरो है और यहाँ पे 10⁻11, 10⁻11 और 10⁻2, क्योंकि 2 जीरो तो 10⁻2, 10⁻11 और 10⁻2 मिलके हो जाएगा 10⁻9, ठीक है। देख लो ध्यान से, सिंपल है यार। 10⁻11 आ गया। 2500 को आप ऐसे लिख सकते हो 25 × 10⁻2, ये 10⁻2 का मतलब 100 ही तो है, 25 का गुणा 100 से 2500, तो 10⁻2 और 10⁻11 मिलके 10⁻9 हो गया। अब U = क्या आ जाएगा, 2 का भाग 2, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, फिर दशमलव लगेगा 5, 10⁻9, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जू क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, मात्रक याद रखो भैया, जूल होता है मात्रक, आंसर यही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर पे पूछा जा सकता है या तो 2 नंबर पे, ठीक है। वैसे 2 ही नंबर पे था क्वेश्चन, शायद 2 नंबर पे ही पूछा गया था, ठीक है। तो सिंपल आपको 10 पिकोफैरेड का संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी छुड़ा है, आपको बताना है कि संचित ऊर्जा की गणना करनी थी। सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, संचित ऊर्जा बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट, तो इसको नोट कर लो। आप चलते अगला क्वेश्चन जो है आपका विद्युत धारा वाले चैप्टर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट करो।
तो देखो आप भैया जो अगला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर देखा है, चाहे 2023 का चाहे 2022 का, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल देख लो क्वेश्चन। दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट की मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो आपको दो बल्ब दिए गए हैं, पहला 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज़ जान लो, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले उसका चित्र बना लिया करो। ठीक है, चित्र बना लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले समझो क्या है। दो बल्ब है, कहा गया दो बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट और को 220 वोल्ट के मेन से किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। यहाँ से आपको बता दिया गया कि बल्ब किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो देखो बल्बों को जोड़ते हैं। मान लो यहाँ पे दो बल्ब हम ले लें इस टाइप से। ठीक है, मान लो बल्ब हमने बना दिया। ठीक है, शायद अच्छा ना बना हो तो उसकी टेंशन ना लेना, बल्ब है ये मान लेना। ठीक है, मान लो दो बल्ब है हमने ले लिए। ठीक है, और दो बल्ब आपसे कहा गया श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो हमने मान लो दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो मान लेना बल्ब है। ठीक है, तो दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ गए। इस बल्ब का मान लो 60 वाट 220 वोल्ट है और इस वाले बल्ब का 40 वाट 220 वोल्ट है। ठीक है, अब आपसे कहा गया को 220 वोल्ट के मेंस से, ये आपका 220 वोल्ट हो जाएगा बैटरी का। ठीक है, मेंस का मतलब बैटरी पे। ठीक है, 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ने को कहा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा, इसलिए हमने बल्बों को अगल बगल रखा। अगर कहीं समांतर क्रम कहता तो पहला बल्ब ऐसे लगा देते यहाँ पे और दूसरा बल्ब इस टाइप से यहाँ पे लगा देते। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में हो जाता। ठीक है, इस टाइप से मान लो हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप से जब लगे होते तो वो समांतर क्रम में होते, जब लाइन से लगे होते हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, तो सिंपल दो बल्ब हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले पे आपका 60 वाट 220 वोल्ट है, दूसरे पे 40 वाट 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट के मेंस से जुड़े हैं। आपको इस पूरे परिपथ की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति अगर ज्ञात करनी तो शक्ति का पहले फॉर्मूला जान लो। शक्ति का फार्मूला होता है P = V × I। ये फॉर्मूला होता है भैया शक्ति निकालने का। P है आपकी शक्ति, V है आपका विभवांतर, I है आपकी धारा। तो P = V × I, P शक्ति, V विभव और I धारा है। ठीक है, तो शक्ति अगर आपको निकालनी तो शक्ति निकालने के लिए आपको V चाहिए और I चाहिए। V तो मान लो ये है आपका V, तो ये V क्या है आपका? पूरे बैटरी या पूरे मेंस का है। ठीक है, पूरे मेंस का विभव है, तो V तो आपको पता है, लेकिन धारा आपको नहीं पता। क्या नहीं पता भैया? धारा नहीं पता। और धारा कैसे निकलेगी? देखो अगर बात करें इन दोनों बल्बों की, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करें इन दोनों बल्बों की तो दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हुए हैं भैया? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है। ध्यान से समझो, श्रेणी क्रम में जब एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन पे सारे जुड़े होंगे, जैसे दोनों बल्ब एक ही श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो धारा उसमें जो आपकी करंट होती है वो एक ही होती। ठीक है, बराबर करंट रहती, बदलती नहीं है। तो इस पे भी आई धारा, यहाँ पे पूरे में आई धारा ही रहेगी। ठीक है, आई धारा यहाँ पे भी, आई धारा यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी आई धारा ही रहेगी। तो अब आपको करना क्या है? आपको धारा आई का मान निकालना है। और आई का मान कैसे निकलेगा तो वो अब आपको बताते हैं। देखो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू होता है V/R। ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, I इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, तो V तो हमें पता ही है। R अगर कहीं से हमें मिल जाए, R अगर प्रतिरोध मिल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है? दोनों बल्बों के प्रतिरोध निकालना है, फिर वो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जिससे हम R का मान निकालेंगे। R का मान निकल आया तो I का मान निकल आएगा, I का मान निकल आया तो शक्ति निकल आएगी। ठीक है, ध्यान समझो, शक्ति निकालने के लिए P = V × I। आप चाहिए, हमें I चाहिए तो I = V/R। अब R नहीं है हमारे पास, R चाहिए तो R लिए आपको क्या करना है? इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, इस वाले बल्ब का निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, मतलब श्रेणी क्रम में, तो R = R1 + R2 हो जाएगा। देखो करके बताए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये पहले बल्ब का 60 वाट 220 वोल्ट है, तो 60 वाट क्या है? ये है पहले बल्ब की शक्ति, अर्थात P1 है 60 वाट। फिर कहा गया 220 वोल्ट अर्थात V1, अर्थात विभव दिया गया है पहले बल्ब का 220 वोल्ट। ध्यान से देख लो, पहले बल्ब का आपका जो शक्ति है वो 60 वाट है, पहले बल्ब का विभव 220 वोल्ट है। और दूसरे बल्ब की अगर बात करें, दूसरे बल्ब का P2 = 40 वाट है और V2 बराबर कितना भैया? 220 वोल्ट इस पे भी है।
ठीक है। P1 इतना है, P2 इतना, V1 इतना, V2 इतना। अब पता हो गया। आप क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिरोध R इक्वल टू होता है V²/P, ठीक है। R इक्वल टू होता है V²/P। तो पहले वाले बल्ब के लिए निकालते हैं, फिर दूसरे के लिए। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका V1²/P1, ठीक है। पहले वाले बल्ब के लिए V1²/P1। तो R1 निकालना है, तो V1 कितना है आपका, देखो 220 है, तो 220 × 220 और बट्टे में P1 कहाँ है, ये 60 वाट, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये आपका V1 है 220 × 220, क्योंकि V1 का स्क्वायर करना है। आप चाहो तो इस टाइप से 220 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। हमने क्या किया, 220 × 220 कर दिया, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल 220 × 220 हो गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा, P1 की वैल्यू 60 वाट रख दिया। आप देखो सिंपल सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। आप देखो यहाँ से 2 से काटो, 2 3 को 6 और यहाँ पे 11, सॉल्व कर लो, 0, ठीक है, 0 आया। देखो ये 0 आपका ये वाला आ गया, 11 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। देख लो 11 0 का गुणा 0 आया, 11 दूना 22 की 2 बचा, 11 दून 22 2 24, ठीक है, 200 आएगा, ठीक है। तो देखो 11 0 आया, 11 दून 22 की 2, 11 दून 22 2 24 और बट्टे में 3, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ से 11 0, 11 दून 22 की 2, 11 दून 22 2 24 और 3, ठीक है। अगर भाग दे इसका तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग दो, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, फिर 0 बार, 3 6 18, फिर दशमलव लगेगा, 3 7 21, इस टाइप से आएगा। देख लो भाग दोगे तो आपका 3 8 24, फिर 0 बार जाएगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 7 21। आप चाहो तो इसे लगभग पे 807 भी लिख सकते हो, 807, ठीक है, 807 ओम, ठीक है। 806 ओम आया, लगभग 807 ओम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहले वाले बल्ब के लिए आपका क्या निकला, प्रतिरोध। आप दूसरे वाले बल्ब के निकालते हैं, R2 इक्वल टू V2²/P2। V2² कितना है, V2 है 220, तो 220 × 220 बट्टे में P2 कितना है, 40 रख दो, ठीक है। देख लो 220 × 220 बट्टा 40, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 4 से काटते तो 2 दूना 4, यहाँ 11 आ गया, यहाँ से 2 से काटा 110 आ गया। आप गुणा कर लो तो 0 11 का 11 से गुणा 121, 1210 आ गया, ठीक है। ये दूसरा वाला आया, यहाँ पे सॉल्व कर लेना, 1210 ओम आएगा। R2 इक्वल टू V2²/P2, ठीक है। तो 1210 ओम आ गया। तो पहले वाले का प्रतिरोध ये निकला है, देख लो यहाँ पे ध्यान से देख लेना। R1 ये निकला 807 ओम, R2 निकला 1210 ओम। अब हमने आपसे ये कहा कि R1 और R2, ये पहला बल्ब ये दूसरा बल्ब, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में हैं। जब श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद कर लो, R इक्वल टू होता है R1 + R2, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है भैया, R1 + R2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 कितना आया है, R1 का मान बताओ 807 ओम, प्लस R2 का मान बताओ 1210 ओम, जोड़ दो इसे, 1200 800 मिला के 2000 और 2010 और 7 मिला के 2017 ओम। 2017 ओम आ गया R का मान, ठीक है। 2017 ओम आ गया R का मान। अब यहाँ से आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट कर देते। देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बना के दिखाते, P इक्वल टू है V × I, तो यहाँ से रख देते P इक्वल टू V × I का मान कितना आएगा, यहाँ से V/R, तो V/R कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा V²/R। देख लो ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P इक्वल टू V × I फॉर्मूला होता है, I की जगह आप V/R लिख सकते हो ओम के नियम से, तो V/R किया, गुणा कर दिया V²/R। अब यहाँ पे मान रख देंगे V², तो V² का मान ये वाला लगेगा जो मेंस का है, ठीक है, पूरी बैटरी का या पूरे मेंस का। तो V² मतलब 220 × 220 और बट्टे में R ये 2017, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका भाग दे देना, जो आएगा वो आपकी शक्ति आ जाएगी, ठीक है। आंसर आपको कमेंट में बताना है कितना आंसर आया इसका, ठीक है। ऊपर 220 × 220 बट्टे में 2017 भाग दे देना, जो आंसर आए कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे वही आपकी कुल शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप खुद देख लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो सॉल्व कर पाते या नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओगे तो आप एग्जाम के लिए एकदम मस्त हो जाओगे, ठीक है। कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप मस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल क्या था, दो बल्ब थे, श्रेणी क्रम में जुड़े थे। अगर समांतर क्रम में कह दे, यहाँ पे श्रेणी क्रम का मान लो समांतर क्रम कह देता, तो उसमें धारा जो होती वो अलग हो जाती, ठीक है। उसमें धारा अलग हो जाती, तो उसमें आपका विभव समान होता, तो उससे आप निकाल सकते, तो उसमें विभव निकाल लेते, ठीक है। उसमें क्या निकालते, दोनों का विभव निकाल लेते, विभव में पता था यहाँ पे, ठीक है। तो उससे विभव में पता रहता और सिंपल उससे भी शक्ति निकल आती, ठीक है। तो सिंपल उसे भी आप अगर समांतर क्रम वाला क्वेश्चन दिखे तो आप उसे भी लगाने की कोशिश
कोशिश करना, अगर ना आए तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जान लो आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हमने करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसको नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप देखते हैं जो अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दी गई 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या। देखो पढ़ो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की गति से या चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो एक बार फिर से। हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है, कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाल सकते हो वो समझो। देखो, अगर बात करें हम चुंबकीय आघूर्ण की, तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I × A। और मात्रक की बात करें तो I का मात्रक एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, और A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, आपको यही निकालना है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, M = I × A, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको सिंपल निकालना है। कैसे निकाल सकते हो वो आपको समझना है। आपको देखो, पहले बात करें वैल्यू क्या क्या दी गई क्वेश्चन पे। आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या R बराबर आपको दिया गया है 5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। 5 × 10⁻11 मीटर। फिर कहा गया कि कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल कहो या वेग कहो। V बराबर है 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है चुंबकीय आघूर्ण। M का मान आपको निकालना है। केवल इतनी सी वैल्यू दी गई, R का मान, V का मान, M का मान निकालना है। देखो, M का फॉर्मूला तो बताया I × A होता है, ठीक है। I × A होता है। अब बात करें I कहाँ से आया और A कहाँ से आया। सबसे पहले A तो हम आपको निकाल के दिखा देंगे। A कैसे आएगा, A = A होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो आप यहाँ से चाहो तो πr² लगा के A निकाल सकते हो। पाई का मान होता है 3.14, या डायरेक्ट यहाँ पे पाई रखा रहने दो, पाई अभी ना करो, ठीक है। पाई रखा रहने दो, × R²। R का मान ये है, देखो 5 × 10⁻11 और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 5 × 10⁻11 स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻22। तो सिंपल यहाँ से कितना आ जाएगा 25 पाई × 10⁻22 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये A की वैल्यू तो आ जाएगी, देख लो ध्यान से, A की वैल्यू तो आ जाएगी। πr² रखोगे, पाई को इसी तरह रहने दो, R की जगह 5 × 10⁻11 का स्क्वायर कर दो, तो 25 × 10⁻22, ठीक है। तो 22 ही तो आएगा, हाँ सही है। तो 11 + 11 मिला के 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 हो गया। अब ये आ गया मीटर स्क्वायर, A का मान। अब बात आती है I कहाँ से निकले, I का मान कहाँ से आए। तो I के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। I के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, I बराबर EV/में 2πr, ठीक है। I = फॉर्मूला याद करना है, I = EV/में 2πr, ठीक है। I = क्या होता है, EV/में 2πr। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। तो देखो E क्या है, E की बात करें, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V क्या है, V चाल या वेग है, और R आपकी त्रिज्या है। सारी वैल्यू रखो, निकाल लो। अब बात आती है E का मान। E का मान यार आपको याद होना चाहिए। E का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये E होता क्या, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, आपको चिन्ह हटा के रखना है। 1.6 × 10⁻⁻19 × V। V कहाँ भैया, ये है 2 × 10⁶, 2 × 10⁶, बट्टे में 2 पाई रखा रहने दो उसी तरह, इंटू R कहाँ है, देखो R है ये 5 × 10⁻11। सिंपल देख लो, आपको सारी वैल्यू रख गई। 1.6 × 10⁻19 E की वैल्यू है, V की वैल्यू 2 × 10⁶, 2 पाई उसी तरह से, R है 5 × 10⁻11। आप सॉल्व करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, काट दो, ठीक है। आप जो बचा उसे देखो, I =
यहाँ पे 1.6 लिख दो उसी टाइप से, बटे में 5, ये 5 भी बचा है और पाई भी है, ठीक है। 1.6 है, बटे में 5 है और पाई है, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर -11 इसे ऊपर भेज दो। पहले से 10 की पावर -19 है, गुणे 10 की पावर 6 है, और ये -11 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +11। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं हुआ। 1.6 उसी टाइप से, 10 की पावर -19 ये, 10 की पावर 6 ये जो 10 की पावर -11 नीचे था ऊपर चला गया +11 और नीचे बचा 5 पाई। सॉल्व कर लो क्वेश्चन, सॉल्व कर लो वैल्यू, मतलब 1.6 बटा 5 पाई इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 11। अगर बात करें 11 और 6 मिला के हो जाएगा 17, प्लस का है ना, तो 6 और 11 मिला के हो जाएगा 17, और 17 और -19 मिला के हो जाएगा 10 की पावर -2। देख लो ध्यान से, 1.6 बट्टे में 5 पाई इंटू 10 की पावर -2, और ये आ जाएगी वैल्यू एम्पियर में। ये वैल्यू किस में आ जाएगी? एम्पियर में, क्योंकि धारा है भैया, ठीक है। सिंपल वैल्यू एम्पियर में आ गई। I = 1.6 अपॉन में 5 पाई इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। ये आ गई I की वैल्यू, ये आ गई A की वैल्यू। आप सिंपल यहाँ पे रख दो मान और आंसर निकाल लो। देखो आपको रख के दिखाते और निकाल के भी दिखाते, ठीक है। सिंपल देखो यहीं पे निकाल देते, जगह नहीं बची अब, ठीक है। M = I × A था। I की वैल्यू कहाँ है? ये है। I की वैल्यू रखो 1.6, तो यहाँ तो कहो आ भी ना पाए, ठीक है। तो कहाँ पे निकाले? यहीं पे निकाल लेते यार, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिख के आपको निकाल के दिखा देते, नहीं आ नहीं पाएगा, बोर्ड फुल हो चुका है, ठीक है। तो M = I × A, तो M = I की वैल्यू रखो 1.6 अपॉन 5 पाई इंटू 10 की पावर -2। ये हो गई I की वैल्यू, और ये है A की वैल्यू 25 पाई गुणे 10 की पावर -22। 25 पाई गुणे 10 की पावर -22, ठीक है। देख लो सिंपल, ये वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू ये आ गई। आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई कैंसिल करो, ठीक है। नीचे पाई था ऊपर पाई था, कैंसिल। यहाँ 5 है, 5 से 25 काट दो, 5 × 5 = 25। M = 1.6 का 5 से गुणा करो। देखो 1.6 का अगर 5 से गुणा करोगे तो 16 पंचे होता 80, तो आ जाएगा 8.0, और इंटू में 10 की पावर -22 से 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -24, और मात्रक क्या बताया था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मात्रक आ गया, निकल गया चुंबकीय आघूर्ण, आंसर। देख लो भैया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल आपने लगा दिया। M = आ गया 8 × 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, सिंपल आपसे एक आ गया था। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो। आपको R की वैल्यू त्रिज्या दी गई थी, V आपको चाल दी गई थी, आपसे कह रहा था चुंबकीय आघूर्ण निकालो। फॉर्मूला आपको पता था M = I × A, लेकिन ये नहीं पता था कि I की वैल्यू नहीं दी गई, A की वैल्यू नहीं दी गई, तो निकलेगा कैसे? तो हमने क्या किया, I के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, I = EV/2πr, ठीक है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी ना यहाँ पे, देख लो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश भी लगेगा, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। फिर आपका क्षेत्रफल के लिए A = πr² लगा और आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे हमने सॉल्व किए इस वीडियो पे। तो ये आपका मान लो पार्ट 1 था, ठीक है। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट पे आप बताना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट पे अच्छी सी कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको कमेंट करोगे तो अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप जाके चैनल पर देख सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की मस्त तैयारी चल रही है, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।